Hello learners, I am Priyanka Priyadarshi. Today we are going to discuss on the topic job analysis. So let's discuss what is job analysis. In the words of Dale Yoder, a job is a collection of duties, tasks and responsibilities which are assigned to an individual and which is different from other assignments. तो जॉब एनालिसिस क्या है कि एक कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज़ और टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसको असाइन किया जाता है किसी इंडिविजुअल को, डिफरेंट होती है जो एक दूसरे से. इन द अदर वर्ड्स, Edwin B. Flippo said, job analysis is the process of studying and collecting information relating to the operations and responsibilities of a specific job. किसी specific job के लिए आपको जो भी operations या responsibilities perform करने होते हैं उसके रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं उसी की इन डेप्थ स्टडी को हम कहते हैं जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस कब किसने इंट्रोड्यूस किया? तो जॉब एनालिसिस मॉरिस वेटल्स ने यूज़ किया 1922 में. कब किया? इन ऑर्डर टू सेलेक्ट एम्प्लॉयज़ फॉर अ ट्रॉली कार कंपनी. ओवरव्यू देखते हैं जॉब एनालिसिस का जिससे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. तो जॉब एनालिसिस कंटेंट्स सिंपल टर्म कॉल्ड एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब आप सभी जानते होंगे कि डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ जॉब्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टास्क, या फिर नॉट ओनली जॉब. एनालिसिस का मतलब ही होता है डिटेल एनालिसिस, इन डेप्थ किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना. सो इट्स अ डिटेल्ड एनालिसिस मीन्स study or examination of something in order to understand more about it. Therefore, job analysis is to understand more about a specific job in order to optimize. So it's a procedure through which you determine the duties and responsibilities, nature of jobs, and finally to decide qualifications, skill and knowledge required for an employee to perform a particular job. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या परफॉर्म करते हैं, जॉब का नेचर कैसा है, जॉब में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, स्किल नॉलेज एबिलिटीज़ चाहिए और इससे क्या फ़ायदा होता है. इसके थ्रू जो HR की एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि डेवलपमेंट, इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सारी चीज़ें में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रेम्यूनरेशन सिस्टम और कॉम्पनसेशन प्लान. कॉम्पनसेशन मतलब क्या कॉम्पनसेशन देना है हमारे एम्प्लॉयज़ को, कितना रेम्यूनरेशन देना है, क्या क्या बेनिफिट्स देने हैं एम्प्लॉयज़ को, कितनी सैलरी देने हैं, कितने वेजेस देने हैं, ये जॉब एनालिसिस के बेसिस पे ही किया जाता है. अब हम देखते हैं कि इंटेंशन क्या है इसका. इंटेंशन है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द जॉब टू एग्जिस्ट, व्हाट फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़ डज द वर्कर अंडरटेक, when is the job to be performed, where is the job to be performed, how does the job performed by an employee, what qualities and qualifications are required to perform the job. तो इसमें बेसिकली हम देखते हैं क्या करना है, कौन सा टास्क करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या क्या ड्यूटीज़ चाहिए परफॉर्म करने हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या फिज़िकल या मेंटल कंडीशंस होने चाहिए किसी जॉब को करने के लिए. एग्जाम्पल के लिए जब माइंस के जॉब के लिए रिक्रूटमेंट आती है तो उसमें क्लियरली मेंशन किया जाता है कि उसमें क्या फिज़िकल हैज़ार्ड्स आ सकते हैं. आप माइंस में जाते हो, सफोकेशन प्रॉब्लम हो सकता है आपको, तो जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम होती है या फिर उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है तो वो अवॉइड करते हैं माइंस के काम को करने के लिए. तो इसी तरह से काफ़ी सारे ऐसे जॉब होते हैं जिसमें बहुत रिस्की होता है, उसको ऑलरेडी जॉब एनालिसिस मेंशन करता है. राइट. नेक्स्ट इज़ जॉब एनालिसिस इज़ अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन. तो मैं बार बार कह रही हूँ कि एनालिसिस का मतलब होता है डिटेल्ड एग्जामिनेशन. तो किस चीज़ का? टास्क दैट मेक अप अ जॉब, कंडीशन अंडर विच एम्प्लॉय परफॉर्मिंग. जैसे मैंने बताया कि माइंस में क्या कंडीशंस होते हैं काम करने के लिए, वैसे ही नेवी में जो जाते हैं उसमें क्या कंडीशंस होते हैं काम करने के लिए. व्हाट एग्जैक्टली अ जॉब रिक्वायर्स इन टर्म्स ऑफ एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड फिजिकल वर्किंग कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉय. तो इट्स ऑल अबाउट जॉब स्पेसिफिकेशन जिसमें एक रिटन स्टेटमेंट करना होता है, रिटन स्टेटमेंट मिलता है
कि पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, स्किल, नॉलेज और एबिलिटीज़ क्या चाहिए, जिसको हम लोग SKAs भी बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स फॉर परफॉर्मिंग अ जॉब, टू इंक्रीज एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन, टू आइडेंटिफाई कोर एरियाज फॉर गिविंग ट्रेनिंग टू एन एम्प्लॉय, and to find out best methods of training, development of performance measurement system, to match job specification with employee specification while selection of an employee। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इफ़ेक्टिव मेथड कैसे निकालते हैं जॉब को परफॉर्म करने के लिए? इफ़ेक्टिव मेथड क्या होता है कि सबसे बेस्ट तरीका, तो जब हम जॉब को स्पेसिफाई कर दिए कि ये स्किल, नॉलेज और एबिलिटीज़ चाहिए, तो वही लोग अप्लाई करेंगे जो लोग उस जॉब के लिए मैच कर रहे हैं। तो अगर मैच कर रहे हैं उस जॉब के लिए तो बेस्ट फिट हो गया। जब जहाँ बेस्ट फिट होता है वहाँ पे इफ़ेक्टिव मेथड आ जाता है, क्योंकि वो लोग उस काम को अच्छे तरीके से करेंगे। जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे इंक्रीज़ होता है? वो इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कोई IT का बंदा है और हमने क्लियर कर दिया कि इस जॉब को, ये IT का जॉब है, तो उसमें IT के बंदे ही अप्लाई करेंगे, कोई HR के बंदे अप्लाई नहीं करेंगे उस जॉब के लिए, वो सेल्फ एलिमिनेट कर लेंगे अपने आप को। तो जो IT के फील्ड में जिन्होंने काम किया है तो उससे अपने फील्ड का काम करने में इंटरेस्ट आएगा ही, क्योंकि वो उसी के लिए बने हैं, तो इससे जॉब सेटिस्फैक्शन होगा। इसके अलावा कि बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग ऐसे निकालते हैं कि जो भी जॉब का टाइटल है, जॉब का समरी है, एक्टिविटीज़ है, वर्किंग कंडीशंस है, वो सारा ऑलरेडी मेंशन रहता है, तो उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या एम्प्लॉयज़ में के रिज्यूमे में ऑलरेडी मेंशन है और क्या नहीं है। जो नहीं है उसको थोड़ा मोड़ा कैसे इम्प्रूव किया जाता है, तो वो उसके लिए उसी अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरीके से बेस्ट मेथड निकल जाता है ट्रेनिंग का। फिर डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम वो इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि जॉब स्पेसिफिकेशन है तो उनके पास स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज़ है ही, और इससे क्या होता है कि वो काम अच्छे से करते हैं, तो उनका भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है। टू मैच स्पेसिफिकेशन, एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन विद एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन, तो जॉब का क्या डिमांड कर रहा है और एम्प्लॉई के पास क्या क्या है, तो इससे बेस्ट मैच हो जाता है। अब है कि प्रोसेस क्या है जॉब एनालिसिस का, तो सोर्स ऑफ डेटा क्या है? सोर्स ऑफ डेटा क्या हो जाएगा यहाँ? जॉब एनालिस्ट हो जाएंगे, एम्प्लॉय हो जाएंगे, सुपरवाइज़र हो जाएंगे, ये सोर्स होंगे। डेटा के मेथड्स क्या होगा? इंटरव्यू के थ्रू ले सकते हैं डेटा को, क्वेश्चनर के थ्रू ले सकते हैं डेटा को, ऑब्जर्वेशन के थ्रू ले सकते हैं, रिकॉर्ड्स के थ्रू ले सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा ये सारा डेटा कलेक्ट हुआ, जो कि है टास्क, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नॉलेज रिक्वायर्ड, स्किल, एक्सपीरियंस, फिर ड्यूटीज़ जो परफॉर्म करने, इक्विपमेंट जो यूज़ करने हैं एम्प्लॉय को, वो सारा डेटा कलेक्ट हो गया। तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? जॉब को डिस्क्राइब करेंगे कि जॉब में क्या टास्क है करना है, क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करने हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने हैं, और स्पेसिफिकेशन निकालेंगे जिसमें कि ये रिटन स्टेटमेंट होता है कि क्या स्किल रिक्वायर्ड चाहिए उस काम को करने के लिए, किस फिजिकल डिमांड क्या क्या है, नॉलेज रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, एबिलिटीज़ क्या क्या नीडेड है। तो ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट के थ्रू इन दोनों बातों को, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, उसके बेसिस पे ट्रेनिंग दी जाएगी, कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हो जाएगा बेटर तरीके से, परफॉर्मेंस अप्रेजल हम निकाल देंगे क्योंकि सारा डेटा अवेलेबल है, जॉब को इवेलुएट कर सकते हैं कि कितनी सैलरी वेजेस देने हैं, और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रिक्वायर्ड हो तो कर सकते हैं, क्योंकि डेटा एम्प्लॉय का और जॉब का दोनों का हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए। इसके अलावा लेबर रिलेशंस अच्छे होते हैं जॉब एनालिसिस के थ्रू, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ होती है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, और जो भी काम होता है उसको सारे को सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से जो यूनियन के मेंबर हैं वो रिड्यूस कर देते हैं सारे प्रॉब्लम्स को, और एम्प्लॉय का रिलेशन इम्प्रूव हो जाता है। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था माइंस का, कि अगर कोई हैज़ार्डस है उस काम को करने के लिए, तो हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ प्लान्स बनाए जाते हैं, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं एम्प्लॉय के सेफ्टी के लिए, और वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे कि रिस्क फैक्टर होता है वो
कम हो जाता है। एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफ़र, क्योंकि जब पर्सन को अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो ड्यूटीज़ जो भी परफॉर्म करनी थी है वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड होता है। तो इस वजह से जॉब एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। आप ऑर्गेनाइजेशन हो, आप एम्प्लॉय से जो बात करते हो उसमें रिटन स्टेटमेंट होता है, उनको सब पता होता है क्या करना है कैसे करना है। तो ट्रांसपेरेंसी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जॉब एनालिसिस। तो बेसिकली इन शॉर्ट हम कहें तो जॉब के एनालिसिस क्या होता है, फॉर्मल और डिटेल्ड एग्जामिनेशन होता है जॉब के बारे में, टू अंडरस्टैंड द टास्क दैट नीड्स टू बी डन एंड द स्किल्स रिक्वायर्ड टू डू दिस टास्क अंडर दिस जॉब। ये प्रोवाइड करता है बेसिक डेटा रिलेटेड टू स्पेसिफिक जॉब इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल्स, नॉलेज, डिग्री ऑफ रिस्क। राइट, तो आई होप आपको मेरा लेसन पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो stay tuned with me always and keep watching my videos, keep liking my videos. और अगर नहीं समझ में आया तो feel free to ask me anytime, always there. Keep learning students, happy learning.